नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास को। हमने शब्द भेद कंप्लीट कर लिया है, हमने वर्णमाला पढ़ ली है, हमने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर जो भी होता है, क्योंकि समास पढ़ने से पहले हमें संख्यावाचक विशेषण पता होना चाहिए, क्योंकि द्विगु समास बनाना है। अव्ययी भाव समास बनाने के लिए हमें अव्यय चाहिए है, इसलिए संबंध बोधक की जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार से आगे चल के आप बहुब्रीहि समास को देखेंगे तो हमें योग रूढ़ शब्द के बारे में पता होना चाहिए। अर्थात जब आपको मैं पढ़ा रहा था तो सबसे पहले मैंने आपको रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ाए थे। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर एक शब्द हुआ रूढ़, एक शब्द को आपने पढ़ा रूढ़, एक शब्द आपने पढ़ा यौगिक, एक शब्द क्या पढ़ लिया आपने? यौगिक। और एक शब्द मैंने बताया था कि क्या होता है? योग रूढ़ होता है। अर्थात पूरी भाषा में आप जब शब्द की रचना करते हो तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिनके खंड करने पर वह अर्थविहीन हो जाए, कोई अर्थ न निकले, है ना, मीनिंगलेस हो जाए। यौगिक शब्द जो योग से बने हो, दो या दो से अधिक रूढ़ शब्द को मिला दें तो आप क्या बन जाएंगे? यौगिक शब्द। और पूरी भाषा में हमने कहा था या तो प्रत्यय के माध्यम से हम यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं, या फिर उपसर्ग का प्रयोग कर कर हम यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं, या संधि का प्रयोग कर कर हम क्या करते हैं? यौगिक शब्द का निर्माण करते हैं, या फिर समास के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं? यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो समास यौगिक शब्द का ही एक भेद है। अब इस समास को हमें समझना है कि समास है क्या। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, आप MPPSC दे रहे हैं, पेपर नंबर 5 और 6 में स्कोर करना है, तब भी इंपॉर्टेंट है। आप नेट दें, JRF दें, असिस्टेंट प्रोफेसर दें, MP सेट दें, उसके लिए भी आप जरूरी है ना। तो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब वर्ग 1 दे दें, वर्ग 2 दे दें, वर्ग 3, या हिंदी कहीं पे भी 10 नंबर 20 नंबर की आ रही है, 50 नंबर, 150 नंबर या 30, कितने भी आ रहे हैं, आपको पूरी हिंदी ही पढ़नी पड़ेगी। और उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको वर्णमाला इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाया ताकि आपको अनुप्रास अलंकार में दिक्कत ना जाए, ताकि आपको छंद में दिक्कत ना हो, ताकि आपको संधि में दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से वर्णमाला पढ़ाई ताकि आपकी वर्तनी अशुद्ध ना हो। उसी प्रकार से मैंने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ाया, तो एक एक को बताया, विशेषण को पढ़ाया। संख्यावाचक विशेषण पढ़ोगे द्विगु समास काम में आएगा, उत्तरावस्था पढ़ोगे कर्मधारय समास में आएगा, वहाँ उपमा अलंकार में भी काम आएगा। और वाचक शब्द वो होते हैं, तुलना करते हो आप जिन शब्दों से, ठीक है, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। तो मैंने अर्थ के आधार पर 13 भेद आपको पढ़ाए संबंध बोधक के। तो उन 13 भेद में मैंने तुलनावाचक पढ़ाया, सदृश्यवाचक पढ़ाया, यथा, प्रति, अनु, भर, तक, ये शब्द मैंने पढ़ाए कि ये संबंध बोधक है, संबंध बोधक है। आपको मैंने समुच्चय बोधक बहुत अच्छे से पढ़ाए ताकि आगे चल के हम वाक्य संरचना करें तो दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो इसीलिए इनको विशेष रूप से आप ध्यान दें कि ये बहुत जरूरी क्लास है। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि आपके एक भी नंबर, यदि हिंदी भाषा को लेकर कोई प्रश्न आ रहा है तो आपसे कोशिश है कि आपके नंबर ना कटे। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही है। चलिए आज समास को समझते हैं। समास के बारे में क्या है, सबसे पहले परिभाषा की अगर चर्चा करें तो दो या दो से अधिक पदों से। देखिए, अब मैं यहाँ पे शब्द क्या लिखा है? पद लिखा है। मैंने आपको शब्द भेद पढ़ाने से पहले जब ध्वनि या वर्ण विचार हमने किया था तो मैंने आपको वर्ण, अक्षर और शब्द का निर्माण करना बताया था। उससे बड़ी इकाई मैंने कहा शब्द को ही मैंने पद लिखा था। तो जो अंतर मैग्मा और लावा में है, अर्थात जमीन के अंदर है तो मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा। उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप में लिखा है तो शब्द है, स्वतंत्र रूप में लिखा है तो क्या हो गया? शब्द हो गया। और अगर किसी वाक्यांश में पिरो दिया गया, किसी पदबंध में बांध दिया गया तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। चूंकि यहाँ पर पदों के मेल से बनता है तो हमने क्या कहा? शब्द प्रयोग न करके हमने क्या कह दिया? पद कह दिया। तो दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने हुए एक नवीन सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास। जैसे उदाहरण के रूप में लिखा है रसोई के लिए घर, तो कितने शब्द हो गए? अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, 4 पदों को हमने संक्षिप्त रूप में क्या लिख दिया? रसोई घर। छोटा बना दिया, छोटा बना दिया तो इसे ही हम क्या कहेंगे? संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण। अर्थात समास से तात्पर्य क्या है? संक्षिप्तीकरण से या संक्षेपीकरण से। तो इसकी यह परिभाषा है, इसका यह अर्थ है। अब ऐसा शब्द जो आपने पदों को लोप करके बनाया है, ऐसे शब्द को हम समासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक शब्द।
अर्थात जो समास के नियमों से बना हुआ शब्द है उस शब्द को हम समासिक शब्द या फिर समस्त पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समास के नियमों से निर्मित जब शब्द का आप निर्माण करते हो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, समासिक शब्द। जैसे हाथ के लिए कड़ी, तो आपने एक शब्द बना लिया हथकड़ी, तो हथकड़ी आपने बनाया तो यह क्या हो गया, समासिक शब्द हो गया या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए अब समास के बारे में समझने से पहले हमें इसके पदों के बारे में समझना पड़ेगा। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पहले आता है, उत्तर बाद में दिया जाता, तो उत्तर पद। जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, रेल धन गाड़ी, और इससे निर्माण किया आपने किसका, रेलगाड़ी का। इससे क्या निर्माण कर लिया, रेलगाड़ी शब्द का निर्माण कर लिया। अब ये जो पूर्व वाला पद है, पहले आने वाला है, इसे हम पूर्व पद कहते हैं, और ये जो बाद में आ रहा है इसे हम क्या कह देते हैं, उत्तर पद के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद। तो हम जब समास देखते हैं तो दो पदों को देखते हैं मुख्यतः। जैसे रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो पहला शब्द आपने लिया रेल, दूसरा शब्द ले लिया गाड़ी, दोनों को मिलाकर रेलगाड़ी बना दी, और बीच के जितने पद हैं उनका क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो मुख्य रूप से दो पद, एक पूर्व जो पहले आया और बाद में वाले उत्तर पद। समास विग्रह क्या है, आपने जिस समासिक नियमों से किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिख दिया, उसका जब आप स्पष्टीकरण करते हो, जैसे रेलगाड़ी, मैंने पूछा रेलगाड़ी क्या है, ठीक, तो आप बताओगे रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो जब जैसे ही आपने यह बोला रेल पर चलने वाली गाड़ी, यही क्या कहला गया, समास विग्रह। अर्थात पुनः उसके पूर्व की स्थिति में ले आना या उसके अर्थ को स्पष्ट कर देना ही समास विग्रह कहलाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब पदों की चर्चा कर लेते हैं कि पदों के आधार पर केवल 4 प्रकार के समास होते हैं। पदों के आधार पर 4 प्रकार के समास। जैसे जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे पूर्व पद प्रधान समास कहते हैं, और इसका उदाहरण कौन सा है, इसका उदाहरण है अव्ययी भाव समास। उसी प्रकार से जिसका उत्तर पद प्रधान हो तो इसके उदाहरण है तत्पुरुष, कर्म और द्वितीय। देखो उत्तर पद प्रधान, तो उत्तर देने में क्या होती है, दिक्कत होती है। उत्तर देने में क्या हो जाती है, दिक्कत। ऐसे याद रखो अगर भूल जाए तो उत्तर देने में, कभी मैंने प्रश्न पूछा है ना, कोई प्रश्न पूछता है, उत्तर देने में क्या होने लगती है, दिक्कत होने लगती है। तो जैसे ही हमने दिक्कत लिखा तो दी से हो गया द्विगु समास, का से हो गया कर्मधारय समास, और ता से हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जिसका उत्तर पद प्रधान है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर पद प्रधान समास कहते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हो, इस हाथ में भी लड्डू इस हाथ में लड्डू, किसको लूं, दोनों चाहिए, तो दोनों की समान प्रधानता होती है, तो उसे कहते हैं लड़ाई। इसलिए दोनों को लेने के चक्कर में क्या होता है, द्वंद्व। तो याद रखिएगा ऐसे कि दोनों पद प्रधान क्या कहलाता है, द्वंद्व समास होती है, द्वंद्व लड़ाई। दोनों पद अप्रधान है ना, न मम्मी में गया न पापा में, है ना, अलग ही गुण निकल गए, है ना। तो ऐसे होते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, न घर के न घाट के, है ना, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पदों के अर्थ को छोड़कर भिन्न अर्थ आ जाता है ना। योग रूढ़ शब्द जिसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, इसका उदाहरण है। चलिए एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम कुल मिलाकर कितने समासों को हमें पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो जब अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे तो 2 भेद पढ़ेंगे, एक अव्यय पद पूर्ण और एक नाम पद पूर्ण। इसको पूर्ण कर लीजिएगा, अव्यय पद पूर्ण और एक नाम पद पूर्ण समास होगा। 2 भेद हैं अव्ययी भाव समास के। दूसरा जाते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के हमारे पास कुल भेद हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, लुप्त कारक चिन्ह के आधार पर 6 भेद पढ़ेंगे, कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे। फिर अलुप्त तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास, इन्हें हमें पढ़ना है। फिर आते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुब्रीहि समास, अब देखो कर्मधारय और द्विगु समास समझिएगा। आपने कई बार देखा होगा कि तत्पुरुष की परिभाषा क्या होती है। अगर तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है, आप किसी भी बुक में उठा लेना तो यही लिखा रहेगा, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। लेकिन कर्मधारय की क्या परिभाषा लिखते हैं कि जिस समास का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है
तथा पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। ये कर्मधारय के लिए स्पेशल आप लिखते हो। द्विगु समास के लिए वही परिभाषा फिर, जिसका पूर्व पद कैसा होता है, गौण होता है, और उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। ऐसे पढ़ते हो। तो ये दोनों ही तत्पुरुष के उपभेद हैं, किंतु इन्हें हम पृथक रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आ जाए। अलुक तत्पुरुष समास है, संस्कृत का है उपपद। अलुक तत्पुरुष समास अर्थात जब कारक चिन्हों का पूर्ण रूप से लोप ना हो, किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे, तो उसे हम अलुक कहते हैं। उपपद तत्पुरुष समास का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे पद हैं हिंदी भाषा में या शब्द हैं जिनका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग कभी नहीं होता, लेकिन वह किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं और एक अर्थ की पुष्टि कर देते हैं, अर्थ प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे ही पदों से निर्मित समास उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नए तत्पुरुष समास, ठीक है, निषेध का बोध होना है ना, उसे कहते हैं नए। लुप्त पद तत्पुरुष समास, जहां कारक चिन्हों के साथ साथ पद भी लोप हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लुप्त पद तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। फिर हम बहुब्रीहि समास में देखेंगे समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और वृत्तिहार, इनको हमें पढ़ना है बहुब्रीहि समास के बारे में। फिर आ जाते हैं द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे एक है इतरेतर, दूसरा हम पढ़ेंगे समाहार, तीसरा पढ़ेंगे वैकल्पिक, एक शेष वृत्ति, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है, संस्कृत का है, हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी मैं इसकी आपको दे दूंगा। ठीक है, तत्पुरुष के अंतर्गत दो प्रसिद्ध समास कर्मधारय और द्विगु देखे जाते हैं। इसके लिए यह व्याकरण चारणों यह सूत्र भी दिया है, द्वंद्व दुख परि चाह मध्य गेह नित्यमयी भावा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, समझिए, मैंने लिख दिया है, कोई जरूरी नहीं। तो चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आज पहले समास की, अव्ययी भाव समास। नाम क्या है, अव्ययी भाव। कैसा भाव हो, अविकारी भाव हो, जिस समास में अविकारी शब्दों का प्रयोग हो। आपको इस समास में जब भी पूर्व पद में आपको क्या मिल जाए, आ मिल जाए, प्रति मिल जाए, ठीक है, अनु, फिर बे, बा, अरबी फारसी से लिए गए बे बा। बे का मतलब होता है बगैर, व्यतिरेक का बोध करता है। बा, ठीक है, सहचर का बोध करता है, साथ के संदर्भ में प्रयोग होता है। उसके बाद नी उपसर्ग मिल जाए आपको, ठीक है, यथा मिल जाए, तक मिल जाए, भर मिल जाए, ठीक, आदि आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये सब इसकी पहचान है, ट्रिक है, लेकिन ये काम नहीं करेगी पूर्ण रूप से। उसका कारण है, अभी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास की। हमें पता है यह कौन सा पद प्रधान है, यह पूर्व पद प्रधान समास है। कौन सा, पूर्व पद प्रधान समास है, अर्थात इसका पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे यथा शक्ति, यथा क्रम, यथा अनुसार, यथा साध्य, कई शब्द बनते हैं। पहला पद विशेष होता है, दूसरा पद जोड़ने के बाद में और विशेष अर्थ देता है। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद गौण हो, गौण मतलब अप्रधान, छुपा हुआ, और पूर्व पद कैसा हो, अव्यय हो, अविकारी शब्द हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा एक अव्ययी भाव समास है, और क्या लिखा है, शक्ति, तो शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, तो दिन की चर्चा नहीं हो रही, विशेषता कितनी है, प्रत्येक दिन। आजन्म, तो यहां आ का संदर्भ तक के संदर्भ में लिया जाता है, जन्म से लेकर अब तक। ठीक है, आमरण, मृत्यु तक, तो आ। अभूतपूर्व, ठीक है, जो पहले नहा हुआ हो, पहले। निर्भय, बिना भय के। अनुकूल, मन के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर। बेशक, शक के बिना। बेशक, बेहया, बे आबरू। तो आपने देखा कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है, अव्यय मिल रहा है, और पूर्व पद की प्रधानता है, क्योंकि वही क्या कर रहा है, इस शब्द को विशेष बना रहा है। दिन बहुत सारे हैं, लेकिन किस दिन की बात हो रही है, प्रत्येक दिन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, अव्ययी भाव समास से निर्मित समासिक शब्द। अब इसके दो भेद होते हैं। अभी तक तो आपको अव्यय दिख गया, लेकिन यह नाम पद पूर्ण भी बनता है। कैसा बनता है, नाम पद पूर्ण, अर्थात
एक होता है अव्यय पद पूर्ण और एक होता है नाम पद पूर्ण। तो अव्यय पद पूर्ण से कहने से तात्पर्य क्या है? भाई आपने समास का निर्माण किया और उसका पूर्व पद कैसा हो गया? अव्यय या अविकार। आपने आराम से पहचान लिया, जैसे बेचैन बिना चैन के, नालायक, ठीक है, जो लायक नहीं है बिना लायक लिखा जाता है, जो लायक नहीं है तो यहां लिख दो बिना लायक, ठीक है। दर हकीकत, हकीकत में, दरअसल, वास्तव में, असमुद्र, पूरा इकट्ठा लिखना है, समुद्र पर्यंत या समुद्र तक, बाकायदा, कायदा के साथ या सहित, भरकस, ये गलत लिखा है, ठीक है, समर्थ लिखा गया, यथा समर्थ, यथा समर्थ, ठीक है। तो समर्थ के अनुसार ये मिल गया। लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा है? नित्य प्रति, ये नहीं होगा, ये इसी में जाएगा। कथा अनुसार, तो कथा, कथन के अनुसार, ये भी आएगा अव्ययी में, गलत लिखा है, ये दोनों देख लीजिएगा, ये दोनों अव्ययी पूर्ण। अब ये लिखा है साफ साफ, ये क्या लिखा है? एक एक। उसी प्रकार से कई जगह आपने देखा होगा, लिखा होगा घर घर, अरे ये तो घर घर की बातें हैं। द्वार द्वार चमकी दिवाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली, ऐसे लिखते हैं। मोहन दिनों दिन दुबला हो रहा है, ऐसे लिखते हो। अब आप इसको योजक चिन्हों के साथ देखोगे तो क्या लिखेगा? घर घर। आपको ऐसा लगेगा यह द्वंद्व समास है, तुक्का यही है, द्वार द्वार लिखा है। अब इसका अर्थ क्या है? यदि मैं इसका विग्रह करूं तो घर घर का मतलब होता है प्रत्येक घर। क्या होता है? प्रत्येक घर। अर्थात संज्ञा शब्दों से, विशेषण शब्दों से आपने क्या कर लिया? दुरुक्ति करके या उसके विकृत रूप से समासिक शब्द बना लिया। अब स्पष्ट रूप से अगर देखें तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें क्या है, अव्यय या अविकारी शब्द है। लेकिन जैसे ही मैंने घर घर का विग्रह किया तो घर घर का मतलब क्या होता है? घर के बाद घर, अर्थात प्रत्येक घर। द्वार द्वार चमकी दुआर, अर्थात प्रत्येक घर की बात हो गई, हर घर की बात हो गई, प्रत्येक, हर घर। तो आपको विग्रह करने के बाद में क्या मिलता है? अविकारी शब्द मिलते हैं। मैंने कहा साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हो? साफ साफ मतलब साफ के बाद साफ मतलब बिल्कुल, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ कहें, मिल गया अविकारी शब्द। तो ऐसे ही हमको क्या करने हैं? बहुत सारे शब्द होंगे जो क्या होंगे? नाम से नाम पद पूर्ण होंगे। घर घर में आपको संज्ञा दिख रही है, मंद मंद में आपको क्रिया दिख रही है, धातु शब्द दिख रहा है, धीरे धीरे, दिनों दिन, रातों रात। पापा ने कहा हाथों हाथ ये चिट्ठी देख के आना, सुना सुनी, घड़ी घड़ी। ये शब्दों में आपको अव्यय नहीं दिखाई दे रहे, एक भी शब्द में आपको अव्यय नहीं है। लेकिन विग्रह करने के बाद घर के बाद घर, मंद के बाद मंद मतलब बहुत मंद, ठीक है, धीरे धीरे मतलब धीरे के बाद धीरे, बहुत धीरे, दिनों दिन मतलब दिन के बाद दिन मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, रातों रात मतलब पूरी रात, रात ही रात में मतलब पूरी रात में, रात भर में। आपको मिल गया यहां पर, क्या मिल गया? अविकारी शब्द। तो ये अव्ययी भाव समास ऐसे समास होते हैं जो नाम पद पूर्ण होते हैं, जो तो या तो संज्ञा से बने होते हैं, किससे बने होते हैं? या तो संज्ञा से बने होते हैं या सर्वनाम से या विशेषण से। कई जगह इनका प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन विग्रह करने के बाद हमें समझ में आता है कि यह क्या है, यह क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो यहां तक हमने चर्चा की। उसके बाद कुछ उदाहरण हैं जिनको हम देखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे पास घर घर, तो इसका जो विग्रह होगा प्रत्येक घर या घर के बाद घर। मंद का क्या हो जाएगा? मंद के बाद मंद, बहुत धीरे की बात है, धीरे धीरे। हम कहते हैं धीरे धीरे चलो, मतलब धीरे के बाद धीरे मतलब बहुत धीरे चलो। दिनों दिन मतलब दिन के बाद दिन मतलब प्रत्येक दिन। रातों रात मतलब पूरी रात में या रात ही रात में। हाथों हाथ मतलब हाथ के बाद हाथ, इस हाथ से सीधे उस हाथ में। सुना सुनी मतलब सुनने के बाद सुना, सुनना। घड़ी घड़ी मतलब प्रत्येक घड़ी, हर पल की बात हो गई, हर घड़ी। चलिए उसी प्रकार से और उदाहरण है, इनको समझेंगे। जैसे यथा स्थान, तो स्थान के अनुसार, आप जो स्थान निर्धारित हो या स्थान के अनुसार।
यथोचित मतलब जैसा उचित हो वैसा, तो जैसा वैसा, ठीक है। यथा स्थिति, ये जोड़ लेना, स्थिति के अनुसार या जैसी स्थिति है। यथा योग्य अर्थात योग्यता के अनुसार। यथा विधि अर्थात विधि के अनुसार। यथावसर मतलब अवसर के अनुसार। यथेच्छा मतलब इच्छा के अनुसार। प्रत्यक्ष, इसे लिखें अक्षी के प्रति, ये शुद्ध रूप है, या प्रतीक अक्षी के आगे। एक होता है समक्ष, ठीक है, बताते हैं। चल, ये लिखा है। एक क्या होता है समक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष, दोनों में अंतर है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष मतलब अक्षी के प्रति, इसे क्या कहते हैं, अक्षी के प्रति। समक्ष का मतलब क्या होता है, अक्षी के सामने, ये याद रखिएगा। कई बार विग्रह पूछता है, निम्नलिखित में से विग्रह, समासिक विग्रह को पहचानिए, तो हमें बताना पड़ेगा कि विग्रह कौन सा सही है कौन सा नहीं। आमरण, देखिए आ का प्रयोग मैंने कई बार बोला है, किसके संदर्भ में होता है, तक के संदर्भ में किया जाता है। आमरण मृत्यु तक, कहते हैं ना आमरण अनशन, तो मरण तक अनशन करेंगे, भूखे रहेंगे, ठीक है। आजीवन, जीवन पर्यंत, ठीक है। अनुसार, सार के अनुसार। आजान बाहु, ठीक है, घुटने से बाहु तक। यथा संभव, संभव के अनुसार। यथा समय, समय के अनुसार। यथा साध्य, जितना साधा जा सके, ठीक है। यथा अनुरूप, अनुरूप के, ठीक है, या रूप के अनुसार। प्रतिध्वनि, ध्वनि से, प्रतिध्वनि ध्वनि के प्रति या ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि। प्रतिक्षण, हर क्षण। अनुकूल, जैसा कूल है उसके अनुसार, ठीक है। निर्विवाद, बिना विवाद के। अनजाने, बिना जाने, बिना जाने, ठीक है। प्रतिफल, प्रत्येक पल, प्रत्येक, प्रतिपल, हाँ, प्रत्येक पल। प्रतिफल मतलब क्या होता है, फल के प्रति, ठीक है। अभूतपूर्व, जो पूर्व में ना हुआ हो। अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। अजन्म, जन्म से अब तक, जन्म से अब तक, ऐसा है। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, जिसको आप समझिएगा। चलिए, देखिए, मैंने आपको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ सब समझाए थे, और मैंने कहा था कोई भी यौगिक शब्द यदि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई भिन्न अर्थ दे दे तो वह क्या बन जाता है, योग रूढ़ शब्द बन जाता है। अर्थात यौगिक शब्द हमारे पास में प्रत्यय, उपसर्ग और समास से बने हुए हैं। तो समास से निर्मित कोई भी शब्द हो, यदि कोई भिन्न अर्थ दे रहा है, और वह चाहे अव्ययी भाव समास क्यों ना हो, तत्पुरुष समास क्यों ना हो, है ना, या फिर द्विगु समास हो, कर्मधारय समास हो, कोई भी समास हो, यदि वह समासिक शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर भिन्न अर्थ दे दे तो वह बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने लिखा अनंग, अन धन अंग से निर्मित बना, हमने क्या बना लिया, अनंग, अनंग। इसका शाब्दिक, अब मैंने क्या बोला, जिसमें आ जाए या आ उपसर्ग आप प्रयोग करते हो, तक और अभाव के संदर्भ में, है ना, किसके संदर्भ में, तक के संदर्भ में आप करते हो, लेकर के संदर्भ। तो अनंग का मतलब होता है बिना अंग के, या अंग के बिना। अनंग का अर्थ क्या होता है, अंग के बिना या बिना अंग के, मतलब जिसका भौतिक स्वरूप नहीं। अब आप देखोगे तो इसमें क्या आ गया, बिना आ गया। यह क्या होगा, अब यही भाव समास होना चाहिए, बिल्कुल है। लेकिन अनंग से तात्पर्य क्या है, अनंग कामदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कामदेव को। अब यह कामदेव है, तो जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे, और अधिकरण तत्पुरुष समास जब हम पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे, तो तत्पुरुष समास में आप पढ़ोगे, ठीक है, आप पढ़ोगे मनसिज, तो इसका विग्रह लोगे
मन में जन्म लेने वाला, इसे कहते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। और मनसिज का मतलब होता है कामदेव। अब देखो, मन में कई चीजें जन्म ले लेती हैं भाई। क्रोध भी मन में होता है, मन में जन्म लेता है। आवेश है, घृणा है, ठीक है, केवल काम वासना थोड़ी ना है। तो मन में उत्पन्न होने वाला या जिसका भौतिक स्वरूप नहीं है, कई चीजों के भौतिक स्वरूप नहीं, तो कामदेव को ही क्यों कहा जाता है? तो इस शब्द का आपने निर्माण किया अनंग। अनंग का अर्थ होता है बिना अंग के, और किसके लिए प्रयोग हो रहा है? कामदेव के लिए। तो आपने जैसे कामदेव के लिए प्रयोग किया, इसका मतलब वह क्या हो गया? यौगिक शब्द से योग रूढ़ में चला गया। तो अव्ययी भाव से समास से वह कहां चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में। तो अनंग हो, मनसेज हो, जितने भी यौगिक शब्द आपने बनाए और यदि वह विशेष अर्थ दे रहे हैं तो वह योग रूढ़ अर्थात बहुब्रीहि समास में चले जाएंगे। समासों में समास, बहुब्रीहि समास। आप अनंग को अव्ययी भाव समास तब लगाएंगे जब बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं होगा तब, ठीक है, अन्यथा आप लगाएंगे। चलिए, तो आज हमने अव्ययी भाव समास को देखा। कल हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में, और तत्पुरुष के भेद बहुत सारे हैं जिनके हमें पढ़ना है कि तत्पुरुष के हमारे पास में भेद अगर देखा जाए, ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? तत्पुरुष के भेद हमारे पास में कुल जो भेद हैं उनकी संख्या है। पहला कर्म, ठीक है, कर्मधारय, द्विगु, लुप्त, अलौक्य, उपपद, नय और लुप्त पद। 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। कितने भेद हैं बेटा? 7 भेद हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो हमें कुल 7 भेद पढ़ने हैं तत्पुरुष समास के। हालांकि सेपरेट पढ़ाऊंगा कर्मधारय को, द्विगु को, लेकिन कभी अगर पूछ ले कि यह कौन सा समास के अंतर्गत आता है तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद अगली कक्षा में बहुब्रीहि और द्वंद्व समास के बारे में समझेंगे। तो आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, वो भी पढ़ लें। बता दें कि हिंदी निःशुल्क चल रही है ना, और आने वाले समय में कंप्लीट MPSI का सिलेबस हो, है ना, चाहे वो जेल पहरी में पूछा जा रहा है, वन रक्षक के लिए हिंदी आ रही है, पटवारी के लिए हिंदी आ रही है, वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए व्याकरण का जो स्वरूप है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, चाहे MPPSC दे रहा हूँ, छोटा सा वनडे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।